गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। रोज़ाना ये वीडियो आपका मिलता है 8 बजे, यानी ये क्लास आपकी डेली चलती है 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। तो आपसे सिर्फ 2-3 बातों का रिक्वेस्ट है। पहली ये कि वीडियो पूरा देखिए मित्रों, क्योंकि आपकी मेहनत हमारी मेहनत दोनों साथ जुड़ी रहनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा सभी प्रश्नों का समझ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि आप हमें और हमारे वीडियो को कितना सपोर्ट दे रहे हैं। कमेंट्स में जो भी पूछना है कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो वो भी कमेंट्स करिए, और अगर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट्स करिए, उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तीसरी बात यह है मित्रों कि जल्द ही जो है भर्ती का जो है आगाज़ होने वाला है, और 27,000 भर्ती का जो हल्ला चल रहा है वही आएगी, और वो आपको जल्द ही उसका रिस्पांस मिलेगा। उसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले, कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, ताकि जो है चैनल पे और भी लोग जुड़ें, और किसी भी तरह की कोई भी एलिजिबिलिटी संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया है, वीडियो में पीछे देख लीजिएगा, इसके पहले जो भी वीडियो डाला है वहाँ पे, ताकि वहाँ से मैं डायरेक्ट भी आपको संपर्क करके आपको जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आइए चैनल शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा अगर पहली बार है मेरे चैनल पे, तो विथ बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। प्रश्न क्या कहना है, पहला, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की सभ्यता है? फर्स्ट प्रश्न और फर्स्ट कमेंट्स किसका आता है ये मुझे देखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पहला सवाल है हमारा, यानी पहला प्रश्न है हमारा टीजीटी कला से संबंधित। तो पहले प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो इराक की सभ्यता है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रश्न का कहना है कि जोगीमारा की कला पर किस धर्म का प्रभाव है? यानी जोगीमारा की जो गुफा है उसकी जो कला है, जोगीमारा की गुफा का जो कला है उस पर जिस धर्म का प्रभाव पड़ा, उस धर्म को किस धर्म के नाम से जानते हैं, ये कह रहा है हमारा प्रश्न। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म, चारों में से किस धर्म के नाम से हम जानते हैं जोगीमारा की कला पर जिस धर्म का प्रभाव पड़ा? तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। आगे बढ़ें, आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाथ के छाप चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यानी जो आपका हाथ है, हाथ जो पंजा ले लीजिए, हथेली, उसके छाप जो है, कुछ ऐसे उंगलियों के जो छाप बने होते हैं हाथों के, उस तरह से मिले हैं, और वो प्रसिद्ध स्थान है कौन सा जहाँ मिले? न्यू गुफा, लास्को गुफा, गरगाश या अल्टमीरा गुफा, इनमें से कौन सा? ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स फटाफट डालते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। शेयर तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा मित्रों, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। हमारा सपोर्ट आपको है, तो आपका भी मेरा सपोर्ट थोड़ा सा होना चाहिए, बस वही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गरगाश। कौन सा? गरगाश। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है, अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया? अलंकारवाद, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? भामह के द्वारा, वामन के द्वारा, भरत मुनि या अभिनव गुप्त, किसके द्वारा अलंकारवाद का जो है किया गया है? क्या? प्रतिपादन। ठीक है, तो मित्रों अगर हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाता है ए,
भामह। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अलंकारवाद का प्रतिपादक भामह ने किया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न का हमारा कहना है, प्रश्न कह रहा है कि स्कम्बलिंग जो है किसे कहते हैं? इस स्कम्बलिंग को क्या कहते हैं हम, यानी किसका नाम इस स्कम्बलिंग रखा गया है? रंगों को सुखाना उसको कहते हैं, या उसका गाढ़ापन जो होता है उसको कहते हैं, या मोटे रंग की जो पारदर्शिता होती है उसको कहते हैं, या अत्यधिक चटकीला जो रंग होता है उसको कहते हैं। इन चारों में से किसे स्कम्बलिंग जो है हम कहते हैं? ठीक है, तो ड्रॉप करिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर, और चेक करिए अपने आप को। आज के इस प्रश्न में 30+ प्रश्नों की सीरीज है आज हमारी, कि इसमें से कितना आपने सही किया है, इसको जांच करके कमेंट्स करिएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मोटे रंग की पारदर्शिता। क्या हो जाएगी? मोटे रंग की पारदर्शिता। अगला प्रश्न, और प्रश्न का सीरीज हमारा कह रहा है मित्रों, प्रश्न का कहना है कि ये देखिएगा, पिसा नहीं है, पिचासिनियो होना चाहिए, इसका टाइपिंग में मिसिंग है। पिचासिनियो की सभा किसकी कृति है? यानी यहाँ जो शब्द है वो है पिचासिनियो, पूरा है उसमें शब्द, ठीक है। ये पिचासिनियो की जो सभा है ये कृति है, और वो किसकी है? पिसारो की, लियोनार्डो दा विंची की, माइकल एंजेलो की, या गोया की? ठीक है, तो पिचासिनियो की सभा, इस प्रश्न को और इसका उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा डी, गोया। पिचासिनियो की सभा गोया की कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है, पाल शैली के चित्र किस स्थान पर बने? बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं, या गुजरात, असम, राजस्थान? तो जो पाल शैली था उस शैली के जो है चित्र हमको जिस जगह से मिले हैं, मतलब ज़्यादातर जिस जगह से हमको मिले पाए गए, उस जगह का नाम आपको बताना है, इनमें से कौन सा है विकल्प में। तो उस जगह का नाम है बंगाल, बिहार और नेपाल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है आपसे, आधुनिक भारत के प्रमुख रचनात्मक कलाकार कौन थे? आधुनिक भारत के देखिएगा जो प्रमुख रचनात्मक कलाकार हैं वो कौन है? हुसैन है, यानी MF हुसैन जिसे कहते हैं, सतीश गुजराल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, या KS कुलकर्णी? ये चारों जो हैं आधुनिक युग के चित्रकार थे, ठीक है। और वही प्रश्न है कि आधुनिक भारत के जो प्रमुख रचनात्मक कलाकार थे इनमें से कौन थे? तो रचनात्मक कलाकार के रूप में हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, क्योंकि वो कवि भी थे, कविता किया करते थे, साहित्य भी लिखा था उन्होंने, चित्रकारी भी की थी। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने नहीं किया था, और वो था मूर्तिकारी। क्या? मूर्तिकारी उन्होंने नहीं किया था। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि निम्न में से रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस फील्ड में काम नहीं किया? तो मूर्तिकार के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न आपका TGT 2021 में पूछा जा चुका है, जिन्होंने दिया है उनको पता होगा। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया। TGT 2021 का ये ओपन प्रश्न पूछा गया था। BP सिंह, RK लक्ष्मण, IK गुजराल, या बाल ठाकरे? तो लगभग मुझे लगता है जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है या जिन्होंने प्रीवियस का पेपर देखा है 21 का, तो उनको पूरा प्रश्न का आंसर पता है। कमेंट्स बहुत जल्दी इस पे आएंगे, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाल ठाकरे। मुंबई के रहने वाले हैं बाल ठाकरे, जो शिवसेना के जो है फाउंडर माने जाते हैं, और उनके बच्चे इस समय वहाँ के वो हैं, नेता हैं, आपको पता ही है। तो उन्होंने अपनी जीविका एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। आइए
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, द बर्निंग जिराफ, कभी कभी ये है प्रश्न इस तरह से पूछ देता है, द बर्निंग जिराफ, यानी उसी को हिंदी में हम कहते हैं जलता हुआ जिराफ। ये किसने चित्रित किया है पूछ रहा है, डाली ने, मंच ने, सागल ने या काली ने? कौन है? ड्रॉप करिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स। मेरे उत्तर से पहले फटाफट आपके कमेंट्स आ जाने चाहिए। और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा सल्वाडोर डाली, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ठीक है, यानी मुगलों के समय में, मुगल शैली का जब दौर चल रहा था, मुगल इतिहास, मुगल कला जब चल रही थी, उस समय बाबर जो है, यानी बाबर से ही जो है आपके हिंदुस्तान का जो है आगमन हुआ, यानी मुगलों का दौर बाबर के समय से चला। और उनके समय में जो है चित्रकार भी उन्होंने लाए बाबर ने, और जिसमें बेहजाद का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है चित्रकारियों में। एक और चित्रकार लेके आए, वो कौन थे? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप करिएगा ज़रूर। तो मुग़ल दौर में चित्रकारी बहुत अच्छी रही है, बहुत बेहतरीन रही है, आपने पढ़ाई होगा। तो बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी जो थी, उसमें जो भी लिखा हो अपने जीवन संबंधित, हमने तो सुना है, देखा नहीं उसके अंदर, तो किस भाषा में उन्होंने लिखी? हिंदी, तुर्की, फारसी या अरबी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। किस में? तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है बाबर द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का कहना है, प्रश्न कह रहा है कि डेविड की जो संगमरमर की मूर्ति का निर्माण है वो किसने किया? यानी डेविड की संगमरमर की मूर्ति है और उसका निर्माण करवाने वाले कौन है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंची, पिकासो या इनमें से कोई नहीं? तो पाश्चात्य से भी कुछ प्रश्न है इसमें, पाश्चात्य शैली से भी, और ये आपको अच्छे से पता है कि पाश्चात्य के प्रश्न अब अच्छे खासे आ रहे हैं कंपटीशनों में। ये आप टीजीटी फेस करके देखे होंगे 21 में जिन्होंने दिया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा माइकल एंजेलो। क्या हो जाएगा? डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण माइकल एंजेलो ने किया था। अगला प्रश्न, और प्रश्न का कहना है पंजाब के ग्रामीण जीवन का अधिकतम चित्रण किसने किया? यानी पंजाब का जो ग्रामीण जीवन है उसका जो है सबसे अधिकतम, मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, चित्रण किया इनमें से किस कलाकार ने? यानी जैसे हमारे यूपी का ग्रामीण जीवन है, कैसे लोग गांव में रहते हैं, वैसे ही पंजाब का ग्रामीण जीवन है। तो पंजाब के ग्रामीण जीवन को ज़्यादातर चित्र किया गया क्या? राजा रवि वर्मा द्वारा, यामिनी रंजन राय द्वारा, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस द्वारा? तो मित्रों, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होता है वो हो जाता है अमृता शेरगिल के द्वारा। पंजाब के ग्रामीण जीवन का सबसे अधिक चित्रण जो है अमृता शेरगिल ने किया था, जिनकी माँ एक हंगेरियन थी, यानी हंगरी की रहने वाली थी, और उनका जन्म भी वहीं हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में हैं? यानी हिंदुस्तान में जो कुषाण काल के दौर की जो मूर्तियाँ बनी हैं, ठीक है, और बड़ी संख्या में जो हैं, वो इस समय कहाँ है? कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा संख्या में कौन से संग्रहालय में रखी गई हैं भारत की कुषाणकालीन मूर्तियाँ? मथुरा संग्रहालय में रखी गई हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में, या भारत कला भवन वाराणसी? ठीक है, तो ड्रॉप करते जाइए कमेंट्स, पसंद आए तो लाइक करते जाइए, क्योंकि लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप हमारे कितने करीब हैं और कितने पसंद करते हैं। तो अगर आप कमेंट्स में कहते हैं कि सर वीडियो सुपर है, बेस्ट है, तो उस सुपर और बेस्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रॉब्लम तब सही माना जाएगा कि सुपर बेस्ट है जब आप अपने हाथों से एक लाइक ठोक देंगे, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका मथुरा संग्रहालय। कुषाणकालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक जिस संग्रहालय में रखी गई हैं वो जगह है मथुरा संग्रहालय, यानी मथुरा में। तो जब भी कभी घूमने जाइए
तो वहाँ के संग्रहालय को घूमिए, आपको कुषाणकालीन बहुत सारी बेहतरीन मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। प्रश्न अगला कह रहा है कि हीगल ने किस कला को, देखिएगा, कला को सर्वश्रेष्ठ माना। यानी हीगल ने इनमें से कौन से कला को सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी में माना है। सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा दर्जा का कह लीजिए शब्दों में माना है उन्होंने। स्थापत्य कला को, संगीत कला, मूर्ति कला या काव्य कला, किस कला को हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना, सबसे ऊंचे दर्जे का माना, अव्वल दर्जे का माना। तो इस प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा काव्य कला। काव्य को कला को उन्होंने जो है सबसे ऊंचे दर्जे का माना है। ठीक है, अगला प्रश्न का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजते थे घड़ी, मातृशक्ति, विष्णु या पशुपति को। यानी जो हड़प्पावासी थे वो जो है उन्होंने भी जो है एक भगवान अपना माना था और उनको ज़्यादातर पूजा किया करते थे। और वो इनमें से कौन थे, तो मित्रों वो थे पशुपति। कौन थे? पशुपति। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ, यानी शुरुआत जो हुई अभिव्यंजनवाद की, यानी अभिव्यंजनवाद चित्रकला की जब शुरुआत हुई वो कहाँ से शुरू हुई? पेरिस से हुई, जर्मनी से, फ्रांस से या इटली से? इनमें से वो कौन सा देश है जहाँ अभिव्यंजनवाद की शुरुआत हुई है? तो मित्रों उस देश का नाम है जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, एजुकेशन संबंधित जो भर्ती के लिए तैयारी से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल पे या फिर जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, कि पहले तो 8 बजे क्लास चलती है, जो नए हैं वो जान लें, और ये डेली चलती है। ठीक है, दूसरी बात ये हमारा नंबर है, मैं बार बार अपना नंबर जो है आपको दिया हूँ वीडियो पे, और इस नंबर पे आप हमें संपर्क करिए। यहाँ पे क्लियर नहीं, यहाँ मैं क्लियर डाल देता हूँ, 885852 और 9779, ये हमारा नंबर है मित्रों। और व्हाट्सअप कॉल इस पर आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अपने सजेशन को, तो आप एजुकेशन एलिजिबिलिटी से लेके क्राइटेरिया जो भी आपको समझना हो, चाहे किसी भी राज्य के आप हों, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा एएमयू क्लास आपको देती है, और आप डायरेक्ट एएमयू क्लास के पढ़ाने वाले टीचर से बात कर लेंगे और आप अपनी बातों को क्लियर कर लेंगे। हर आदमी जानकारी जो है एक दूसरे से शेयर करके ही जानता है, तो बेहिचक आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, जब भी फ्री होते हैं आपको कॉल कर लेंगे या फिर मैसेज कर देंगे, और आपको आपकी परेशानियों के साथ सजेस्ट किया जाएगा। और अगर आपको भी कुछ पता हो तो आप हमें भी बता सकते हैं। और अभी 2-4 दिनों में राजस्थान से लेकर उत्तराखंड से लेकर कई लोगों ने जुड़ा है और अपनी बातों को जाना है। इस सब उन सबों का धन्यवाद कि आपने हमें उस लायक समझा और आपने हमसे संपर्क किया। तो प्रश्न आज का हमारा ये कह रहा है इसका कि तेल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है? तो मित्रों वो नामित है सर हेनरी टोक के आधार पे। किसके आधार पे? टोकिंग जो प्रक्रिया है तेल चित्रकारी में वो नामित है सर हेनरी टोक के आधार पर। अगला प्रश्न कह रहा कि फ्रांको कैटब्रियन क्षेत्र संबंधित है। ये जो फ्रांको कैटब्रियन क्षेत्र है, एरिया है, ये किस काल से संबंधित है? मध्यकालीन कला से, धार्मिक कर्मकांड से है, आदिम गीत से है या प्राग ऐतिहासिक कला से है? किस जगह से रिलेशन रखता है फ्रांको कैम्ब्रियन? तो मित्रों ये रिलेशन रखता है प्राग ऐतिहासिक काल से। यानी फ्रांको कैंटब्रियन शब्द जो है वो प्राग इतिहास काल का एक शब्द है। प्राग इतिहास काल मीन्स आदि मानव का काल, जो नेचुरली गुफाओं में रहा करते थे और अपनी चित्रकारी उन्होंने किया था गेरुए रंग चर्बी को मिलाकर उसमें इस्तेमाल करके। आइए अगला प्रश्न का कहना है बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? किस विधि से अलंकृत? बस सवाल इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो बाइजेंटाइन कला है
वहाँ के कला में जो छत हैं और जो दीवारें हैं उनको जो अलंकृत किया गया है, यानी सुंदरता नक्काशा गया है, नक्काशी की गई, संयोजा गया है जो, तो उसका जो संयोजन हुआ है, जो नक्काशी हुई है, जो डिजाइन हुआ है, कह लीजिए डिजाइन कह लीजिए, तो वो पूछ रहा है कौन सी विधि से किया गया, फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्कोबुनो, वास या मणिकुट्टिम। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मणिकुट्टिम। ठीक है। और वाइजेंटाइन कला ने जो है सबसे पहले जिस चित्रण का बैन किया था वो चित्रण कौन था, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, उसको मैंने पढ़ा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी याददाश्त अभी भी होगी, भूली नहीं होगी, कि वाइजेंटाइन कला में कौन से चित्रण को बैन किया गया था। आपको ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। और उन सभी लोग का भी धन्यवाद जो लोग कमेंट्स में कहते हैं कि सर आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप सभी चैनल के सब्सक्राइबरों का धन्यवाद कि आप हमारी बातों को समझ पाते हैं। अगर हमने समझा दिया और आप समझ गए तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि समझना ही आधा से अधिक जो है ज्ञान हासिल कर लेना हो गया। समझना ही आधा से अधिक अपने आप को तैयार कर लेना हो गया, और बाकी तो आप सेल्फ स्टडी में उम्मीद है मुझे कि लगे होंगे। प्रश्न कह रहा है अगला कि अति यथार्थवाद के किसने विकसित, यानी कि अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया। ठीक है। वान गाग, पिकासो, ब्रैक या साल्वाडोर डोली। तो मित्रों अति यथार्थवाद को साल्वाडोर डोली के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध रहा है। किसका संबंध स्वच्छंदतावाद से रहा है इन चारों यूरोपीय शैली या कह लीजिए कि पाश्चात्य शैली के कलाकारों से। तो ड्रॉप करिए, कमेंट करिए, उत्तर दीजिए, अपने आप को चेक करिए। आज की सीरीज 30+ की है और कितना आप सही जाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा देलाक्रो। देलाक्रो। स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध रहा है, देलाक्रो का रहा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है मित्रों अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था। 1600 की शुरुआत में, 1500 की शुरुआत में, 1900 की शुरुआत में, या 1900 के या 1800 की शुरुआत में। इन चारों में से किस समय के शुरुआत में अभिव्यक्तिवादी कला का आंदोलन हुआ। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1900 की शुरुआत में। 1900 की शुरुआत में जो है अभिव्यक्तिवाद कला का शुरुआत हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे, यानी उनको किस जो है पशु से अपरिचित रहे, उनका कोई परिचय नहीं था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग उस समय के जो नगरीकरण जो यानी जिस समय उस समय जो लोग थे वो जानवरों से परिचित थे, लेकिन इसमें एक ऐसा जानवर था जिससे वो परिचित नहीं थे, यानी उसके बारे में उनको नहीं पता था कि ये भी एक जानवर इस काम के लिए होता है। क्या वो हाथी थी, गाय था, घोड़ा था या बकरी थी। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोग से कि हम भी जो है इंसान हैं, और आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और इंसान जो है वो गलती करता है। ठीक है। तो अगर कभी कहीं कोई गलती आपको दिखे तो आप बेहिचक जो है कमेंट्स करिएगा हमारी गलती का, कि सर ये आपने ये सर सही किया है, ज़रा इसको देख लीजिए एक बार आप भी, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। तो मैं उसको देखूँगा, जो भी हमारी थियरी होगी, हमारे पास बुक होंगी, उसको देखूँगा, क्लियर करूँगा, आपसे भी क्लियर करूँगा, खुद क्लियर करूँगा और लोगों से भी क्लियर करूँगा, फिर आपको मैं उसके अगले वीडियो में ज़रूर कहूँगा। लेकिन अगर गलती है तो उसको मित्रों मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि एक्सेप्ट करना कोई बुराई नहीं है, चाहे गलती किसी की भी हो। ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे।
टिन से, स्वर्ण से, कांसा से या लोहा से? सिंधुवासी जानवरों में घोड़ा से अनजान थे, यानी परिचित नहीं थे। और वो अब धातु में किससे अनजान थे? तो मित्रों धातु में वो जो है लोहा से अनजान थे। किससे? लोहा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये लोहा ही होता है, अगर उनके सामने है भी तो। चलिए मित्रों, ये प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ठीक है, इन चारों में से शैलकृत स्थापत्य का जो आश्चर्य माना जाता है, आश्चर्य समझ रहे हैं आप लोग, शैलकृत स्थापत्य का वो किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर जो एलोरा में है उसे, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसे, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है उसे, या कांदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में है उसे। तो किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इन चारों में से किस मंदिर को? तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, 30 प्लस बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों के साथ एमयू क्लास आपको दे रहा है। आपका प्यार हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है और हम भी एक हिम्मत के साथ आपके इस प्यार के साथ लेके चल रहे हैं। बने रहिए, लगे रहिए, जोड़िए और जुड़ते रहिए। और आइए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत स्थापत्य का जो आश्चर्य माना जाता है वो माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा का। अगला प्रश्न कह रहा है सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? यानी सुल्तानगंज से प्राप्त की गई प्रतिमा है बुद्ध की और निर्मित की गई किससे? कांस्य से, इनमें से कोई नहीं, लोहा या तांबा से। इस प्रश्न में और भी प्रश्न बन जाएंगे। इस पूरी लाइन में प्रश्न ये भी बन सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम पहले इसका आंसर दे दें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी तांबा। अब प्रश्न अगर इसको बनाना हो, इस विकल्प को हटाना हो, कुछ और रखना हो, तो वो प्रश्न ये बना देगा कि तांबा से निर्मित बुद्ध की प्रतिमा निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, प्रश्न सुन लिया आप। तांबा से निर्मित बुद्ध की प्रतिमा निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? अब इसी क्वेश्चन को विकल्प के रूप में उठा के इसको यहाँ ला दिया और इनको उठा के इसमें जोड़ दिया। प्रश्न एक और तैयार हो गया। और अगर आपका थोड़ा भी ध्यान भटका तो आपका ये प्रश्न अटका कंपटीशन में और आप 4 नंबर से मिस कर जाएंगे फिर। तो ऐसे ही कंपटीशन में मिसिंग हुआ है कई बच्चों का और उन्होंने अफसोस किया कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया इस वजह से। तो उसी गलतियों को आपको अब सुधारना है। आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। पॉप कलाकार भी हैं लेकिन अमेरिकन नहीं है। जेम्स रोजनक्विस्ट, रिचर्ड हेमिल्टन, एंडी वॉरहोल, राय लिचेनस्टाइन। तो इनमें से वो कौन सा है एक शख्स जो अमेरिकन नहीं है पॉप कलाकार के रूप में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड हेमिल्टन। क्या है? रिचर्ड हेमिल्टन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है कंबोडिया स्थित अंगकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? मंदिर है कंबोडिया में, नाम है मंदिर का अंगकोरवाट मंदिर, और जिसे समर्पित किया गया उस देवता का नाम बताना है। पूरे इस प्रश्न के लाइन को आप समझ लिए होंगे, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। तो शिव का है, विष्णु का है, गणेश का है या सूर्य का है, किसको समर्पित है? तो सबसे पहले हम इसका उत्तर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु। अब हम आपसे सवाल करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको इसमें और प्रश्न बनाने हों, एज ए एग्जामिनर अगर आपको दिया गया हो कि प्रश्न बनाइए, तो आप अब इसमें क्या चेंजिंग करेंगे? तो अब हमारा चेंज होगा। तो प्रश्न एक बन के और निकलेगा कि अंगकोरवाट मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तर हुआ कंबोडिया। एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न कि अंगकोरवाट मंदिर विष्णु को, अंगकोरवाट मंदिर
अंगकोरवाट स्थित किस मंदिर में को विष्णु की देवता को समर्पित किया गया? ध्यान से देखिएगा, कहेगा कि आपसे कहेगा कि कोम्बाडिया स्थित इनमें से कौन से मंदिर में देवता विष्णु को समर्पित किया गया? अब उसी प्रश्न को मैं बना दूं तो अब आपको दिमाग में घूम जाएगा, और एक प्रश्न ये ऑलरेडी है, तो बने आपके कितने? 3 प्रश्न। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि हर प्रश्नों से 1, 2 या 3 प्रश्न जनरेट होंगे, तो आपको उसी के लिए तैयार रहना है जो उसका बनता है। क्योंकि आप कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बोलते जाइए सर कुछ डिस्क्रिप्शन, तो कि मतलब कहते जाइए कुछ उसके बारे में, तो उसके बारे में यही है कि एक प्रश्न से 1-2 प्रश्नों के बनने की पूरी संभावना होती है। और 2016 का जो टीजीटी हुआ था उसमें से ऐसे ही घुमा के 21 में पूछा गया, और जिसके वजह से मिस कर गए कई बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा अवनींद्रनाथ टैगोर की है, और उस आत्मकथा का नाम क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल शैली के मशहूर चित्रकारों में से कोई भी चित्रकार थे। ठीक है, वास पेंटिंग की देन इन्हीं की है। वास पेंटिंग मतलब जलरंग चित्रण जिसको बोलते हैं, बंगाल शैली की देन में इनका रोल रहा है उसका। तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या है जिसमें उनकी आत्मकथा लिखी गई? पथे विपथे, बंगलार व्रत, चित्रांगदा या जोड़ा साकोर धारे। यानी ये जो शब्द लिखे हैं ये बंगाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो आत्मकथा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की, उस आत्मकथा का नाम है जोड़ा साकोर धारे। क्या नाम है? जोड़ा साकोर धारे, ये आत्मकथा है अवनींद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न पूछ रहा है, होली फैमिली पेंटिंग है वो, और चित्रकार उसके कौन है? होली फैमिली पेंटिंग का नाम, चित्रकार पॉल सेजा, रेब्रा, माइकल एंजेलो, वान गॉग, पाश्चात्य शैली का वो इनमें से कौन सा कलाकार है? ड्रॉप आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा माइकल एंजेलो। होली फैमिली पेंटिंग है, चित्रकार माइकल एंजेलो। प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित होली फैमिली क्या है? एक पेंटिंग है, या फिर पेंटिंग के अलावा आपको कह देगा मूर्ति है, या उसमें एक और ऑप्शन डाल देगा, मतलब 4 ऑप्शन उसको बनाना ही है। तो वो पूछ सकता है कि होली फैमिली क्या है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी प्रश्नों में पूछता है आपका ना कि माध्यम, तो उसी तरह से ये भी पूछ देगा कि ये पेंटिंग है, मूर्ति है, एक कोई है या कोई नहीं है। तो आइए प्रश्न अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, उपन्यासकार के रूप में हम नहीं जानते इनमें से किसे? शरद चंद्र को, जतिन दास को, जयशंकर प्रसाद को या प्रेमचंद्र को किसे हम उपन्यासकार के रूप में नहीं जानते? ड्रॉप द आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में। लाइक, शेयर और कमेंट तीनों चलते रहना चाहिए। जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब विथ बेल आइकन जरूर मित्रों, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय पे अपडेट होती रहे आपके चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम रोज़ाना शाम को एक प्रश्न डालते हैं, उससे वोट करवाते हैं आपसे, उसमें आप वोट करते रहिएगा, तो उसमें भी एक प्रश्न आपके लिए जाता रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम राइट आंसर पहले देखते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जतिन दास, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जतिन दास। उपन्यासकार के रूप में हम जतिन दास को इनमें से नहीं जानते हैं। और इस अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कह रहा है, वीणा वादिनी चित्र के कलाकार कौन है? वीणा वादिनी, इस चित्र को किसने बनाया है? यामिनी रंजन राय साहब ने, असित कुमार हल्दर, मजुमदार या नंदलाल बोस? कौन है वो चित्रकार इसमें से जिसने जो है वीणा वादिनी को चित्रित किया? तो इस प्रश्न का हमारे जो सटीक जवाब होगा वो आपका हो जाएगा नंदलाल बोस। वीणा वादनी के चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो बंगाल शैली के चित्रकार थे, और उन्होंने न्यू बंगाल की शैली की भी जो है रचना की, यानी न्यू बंगाल शैली को उन्होंने ही जो दिया था, उन्हीं की देन है न्यू बंगाल शैली। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की 30+ सीरीज का आखिरी वीडियो
का कहना है प्रश्न का आखिरी प्रश्न जो है इस वीडियो का कहना उसका कि खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ। प्रश्न समझ रहे होंगे कि खिलौने जिस तरह होते हैं, खिलौनों में जो पशु पक्षी होते हैं उसी तरह से बिल्कुल खिलौनों की तरह जो पशु पक्षियों का जो अलंकरण किया गया है, बनाया गया है, जिस शैली में चित्रकारी की गई है वो शैली कौन सी है। ठीक है, क्या वो बाग शैली है, क्या वो पहाड़ी शैली है, या वो अपभ्रंश शैली है, या मुगल शैली है। किस शैली में खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया था चित्रकारी के रूप में। तो मित्रों, इस आखिरी प्रश्न का जो हमारा उत्तर होता है वो होता है अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली में? अपभ्रंश शैली में। अब हमको इस प्रश्न में चेंजिंग करना है। चेंजिंग करने का मतलब ये है कि एक नई प्रश्न अगर आपको ये बनाना चाहता है तो आपसे प्रश्न क्या बनाएगा कि अपभ्रंश शैली में पशु पक्षियों का अलंकरण निम्न में से किसकी तरह किया गया। प्रश्न समझ गए आप? जो नया प्रश्न बन रहा है क्या कहेगा, अपभ्रंश शैली में पशु पक्षियों की तरह अलंकरण अपभ्रंश शैली में पशु पक्षियों का अलंकरण निम्न में से किस तरह किया गया। ऑप्शन क्या होगा, खिलौनों की तरह, ठीक है, मूर्ति की तरह, ऐसे ही करके 4 ऑप्शन अपना वो बना देगा। तो उसमें किसकी तरह माना जाएगा, खिलौनों की तरह। तो मैंने क्या कहा, आपके प्रश्न को उल्टा कर देगा, थोड़ा सा घुमा के जो प्रश्न है उसमें से उठा लेगा विकल्प, और जो विकल्प है उसको प्रश्न में ऐड कर देगा और एक न्यू प्रश्न को जनरेट करेगा और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, इसीलिए दोनों तरफ से मैं अपनी बात कह रहा हूँ और यकीन करता हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आते हैं प्रश्न। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका कमेंट्स। तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो ये कैसा लगा आज का बताइएगा कमेंट्स करके। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है और लोग भी जुड़ें। आपके हेल्प की ज़रूरत है हमें, तो आप हमें हेल्प करिए ताकि हमारा जो है चैनल थोड़ा अपने आप में एक यूट्यूब पे एक पहचान बना सके, वो भी आपकी ही वजह से होगा। और वीडियो पूरा देखिएगा, एक बार और कहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।